बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Previous lectures में हमने लेसन नंबर 5 की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन, बुक वर्क और तमाम उससे रिलेटेड काम कंप्लीट कर लिया। आज क्लास 6 के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, उसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और उसका बुक वर्क करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, लेट मी टेल यू, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द होल वर्क of test and exam lesson number 6 via PDF notes through WhatsApp. Now open your notes in front of you, hold your lead pencils in your hand, try to focus and do pay attention over the lecture. अब आपके लिए ये जो लेसन है ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी स्टडीज़, क्योंकि इसमें आपकी वो तमाम बातें डिस्कस की जा रही हैं जिनको लेकर आप या आपके पेरेंट्स थोड़ा वरिड होते हैं। अब हर एक चीज़ में अपने आप को जज करना कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, हमारा लेवल है, इसके लिए इंसान इम्तिहान देता है। और चाहे वो कोई भी लेवल हो, नर्सरी हो, केजी हो, 1 हो या ऑनवर्ड बड़े लेवल्स हों, हर बच्चे को, हर इंसान को अपने आप को जज करने के लिए, अगले लेवल को एक्सेप्ट करने के लिए एग्ज़ाम्स और टेस्ट से गुज़रना पड़ता है। टुडेज़ लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स। टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स ये वो हरूफ हैं, ये वो वर्ड्स हैं कि जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आप पहले भी अपनी क्लासेस में भी और आपके स्कूल में भी ये वर्ड्स बहुत बोले जाते हैं और आप इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। आप में से बाज़ बच्चे इनसे अक्सर घबराते भी हैं, लेकिन आज आपकी घबराहट बिल्कुल दूर होने वाली है, क्योंकि हम बेसिकली इनका मकसद और मतलब दोनों समझने वाले हैं। इस लेसन में आपको बताया जाएगा कि क्या अहमियत है टेस्ट्स और एग्ज़ाम्स की, क्योंकि अगर बग़ैर टेस्ट और एग्ज़ाम्स के हम अगले लेवल में पहुंच जाएंगे तो हमें मेहनत करने का शौक़ ही नहीं होगा। हम बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर कोशिश किए बैठे रहेंगे और कहेंगे कि यही किताबें हैं जिनको हमने पढ़ना है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, हम अगली क्लास में तो चले ही जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर, पेज नंबर 63। यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं एंड इट्स एन एग्ज़ामिनेशन हॉल। कमरा इम्तिहान है ये, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के बच्चे बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ़ लेवल्स के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस के भी हो सकते हैं। ये बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, ठीक है, और आप भी इम्तिहान देते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सब बच्चे कोशिश करते हैं। लेकिन अगरचे सब बच्चे एक जैसे लेवल पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। अब आज का जो ये टॉपिक है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 6, टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स। टेस्ट का मतलब जांचना या टेस्ट जिसे आप कहते हैं, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स का मतलब इम्तिहान। यानी टेस्ट जो होते हैं वो तो कभी भी लिए जा सकते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं आपके, अक्सर वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं। पर जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, वो आपके एक साल में, जो ख़ास तौर पर प्रमोशन एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपके एक साल में एक दफ़ा होते हैं। अब यहाँ पर बात होगी तो उसके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पुट योर फिंगर ऑन द प्रॉपर वर्ड, पेज नंबर 63। Tests can really help to know where you are and what you need to do to improve. Tests can really help to know. Test हकीकी तौर पर हमें जानने में मदद देते हैं where you are, कि आप कहाँ हैं, and what you need to improve, और आपको किस चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है।
दे लेट यू नो, वो आपको बताते हैं, दे किसके लिए आया है, टेस्ट के लिए, वो आपको बताते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, कि अगर आपको कोई चीज़ समझ आ गई है, दैट यू हैव बिन लर्निंग, जिसे आप याद करते रहे हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प द टीचर, और ये एक उस्ताद की भी मदद करते हैं, टू प्लान, मनसूबाबंदी के लिए, व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन, कि अब और क्या करने की ज़रूरत है। दोबारा से, दे लेट यू नो, ये आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई, कि क्या आपको कोई चीज़ समझ आ गई है जो आप याद करते रहे हैं, और ये उस्ताद की भी रहनुमाई करते हैं, मदद करते हैं मनसूबाबंदी में कि अब और क्या करने की ज़रूरत है। टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 64, पैराग्राफ नंबर 2। एग्ज़ाम्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल, इम्तहानात तनाव अंगेज़ होते हैं या हो सकते हैं, बिकॉज़, क्योंकि, तनाव अंगेज़ का क्या मतलब है, आप बेशक अभी 6 क्लास में पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तनाव अंगेज़ का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा इसको लेके परेशान हो जाते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं, शादी ब्याह सालगिरह और गेस्ट से आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते कि जी क्यों, मेरा कल टेस्ट है, मेरा कल इंग्लिश का टेस्ट है, मेरा उर्दू का टेस्ट है, मेरा SST का टेस्ट है, तो इससे आपके ऊपर थोड़ा सा तनाव आ जाता है कि जी अब हमने आइसोलेट हो जाना है, टेस्ट याद करना है। तो इम्तहानात जो हैं वो तनाव अंगेज़ हो सकते हैं, टेस्ट नहीं, इम्तहानात, एग्ज़ाम्स का नाम लिया है। ख़ास तौर पर सालाना इम्तहानात में माएँ जो हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिलना, अपने एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम कर देती हैं बनिस्बत सारा साल के, कि नहीं जी बच्चे का सालाना इम्तहान है, अगली क्लास में जाना है, थोड़ी मेहनत करवा लें, तो इस तरह थोड़े से तनाव अंगेज़ हो जाते हैं, बिकॉज़ दे आर समथिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है दैट यू नीड टू पास, जिसे आपको पास करने की ज़रूरत होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, अगर आप अगली क्लास में जाना चाहते हैं। जी, वजह बता दी आपको कि तनाव अंगेज़ क्यों होते हैं, स्ट्रेसफुल क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आपको अगली क्लास में जाना है तो इन इम्तहानात में आपको पास होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल, इम्तहानात आम तौर पर रस्मी होते हैं। फॉर्मल, रस्मी, रस्मी का मतलब क्या है कि जी उसमें ओरल भी होता है, उसमें रिटन भी होता है, उसमें तमाम सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है। प्रॉपर 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है छोटी क्लासेस में, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते, तो उसमें ये होता है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से, जो शुरू से राइज है एक तरीका, रस्मी तरीका, वो आपको उससे गुज़रना पड़ता है। इम्तहानात आम तौर पर, यूजुअली आम तौर पर रस्मी होते हैं। यू मे टेक एग्ज़ाम्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं रुकूंगी और एक बात बताऊंगी कि जब आपने इम्तिहान देने की बात करनी होती है तो आप हमेशा टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, गिव का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। टेक, टेक क्या, एग्ज़ाम्स, टेक एग्ज़ाम्स, इम्तिहानात देने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक एग्ज़ाम, गिव एग्ज़ाम नहीं आएगा, इम्तिहान देना। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि टेक एग्ज़ाम आएगा, गिव एग्ज़ाम कभी भी नहीं आता। अब वो क्या कह रहे हैं कि इम्तहानात आम तौर पर रस्मी होते हैं। यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, आपको कई तरह के मज़ामीन का इम्तहान देना होता है। ई.जी. का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एट्सेट्रा। यानी आपको मिसाल के तौर पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देना पड़ता है, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, ये तो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना, आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको इम्तिहान देना पड़ता है। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ यू हैव रीच्ड दैट लेवल, कि क्या आप उस मयार तक पहुंच चुके हैं, एंड कैन मूव ऑन द नेक्स्ट, और क्या आप अगले लेवल में जाने के काबिल हो गए हैं। पैराग्राफ नंबर 3, टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन
ओरल एंड प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर इम्तहानात की अक़साम बताई जा रही हैं। कौन कौन सी अक़साम बयान की गई हैं? नंबर 1 रिटन। आपको ये सारी अक़साम मालूम है माय डियर स्टूडेंट्स। रिटन एग्ज़ाम होता है और साथ क्या होता है? ओरल यानी ज़बानी। और तीसरे नंबर का जो इम्तिहान है जिसको आप प्रैक्टिकल कहते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप उसके अंदर से गुजरेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल होते हैं ये साइंस के सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं, आपके ड्राइंग के भी हो सकते हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह के सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि आपके MCQs अनसीन आते हैं एग्ज़ाम्स में, राइट। इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में मैं आपको अनसीन MCQs देती हूँ। सो आपको मेरे साथ अच्छी तरह रीडिंग को समझना होगा और हर एक लेसन के जो सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर गौर करना होगा। ख़ाली इसी के सेंटेंसेस नहीं बल्कि प्रीवियस जितनी भी मैंने रीडिंग करवाई है आप उसको अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि आपके जब MCQs अनसीन आते हैं जिसमें आपके 3 ऑप्शंस होते हैं, वो होते आपके लेसन से ही हैं, लेकिन सिर्फ वही बच्चा सही जवाब दे सकेगा जिसको लेसन की रीडिंग समझ में आ गई हो। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स आर देयर? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल, और इवन ऑल द 3। वो कह रहा है कि इम्तिहान जो हैं वो कोई से 3 में से किसी एक किस्म के भी हो सकते हैं, यानी रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल में से कोई एक तरह के भी हो सकते हैं या तीनों तरह के भी लिए जा सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन दैट यू कैन शो व्हाट यू नो। अब वो बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स क्या होता है। इसको प्रैक्टिकल का मतलब होता है अमली, यानी आपने करके दिखाना है। अब आपने अगर ऑक्सीजन गैस की तैयारी करनी है तो आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपने ऑक्सीजन गैस तैयार करके दिखानी है। और इसी तरह अगर आपने मैथ्स का कोई आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रैक्टिकल मौजूद है, या आपके किसी हाउस होल्ड सब्जेक्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीना पिरोना है, जिसमें आपको कोई कशीदाकारी सिखाई गई है और वो आपने, तो वो आप अमली तौर पर उस दौरान जैसे 1.5 घंटा है, 2 घंटे हैं, उसमें आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और वो कह रहे हैं कि अमली इम्तिहान वो इम्तिहान है जिसमें आप जो कुछ जानते हैं उसको अमली तौर पर करके दिखाते हैं। इन ओरल एग्ज़ाम्स, ज़बानी इम्तिहानात में, यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली। वर्बली का मतलब होता है बोल कर, बयान करके, लिख के नहीं, बयान करके। अब जैसे आपके हर सब्जेक्ट के तकरीबन ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, इंग्लिश का भी होता है, उर्दू, साइंस, मैथ्स और इसके अलावा इस्लामियात। तो आप क्या करते हैं, आपके लेसन्स में से ही छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल लिए जाते हैं, बुक से रिलेटेड काम होता है, वो हम पूछते हैं आपसे, आप उसके जवाब ज़बानी देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ज़बानी इम्तिहानात में आप जवाब बोल कर देते हैं। एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम्स। हर एक, एवरीवन, हर एक, फील्स नर्वस, नर्वस का मतलब ज़रा घबराया हुआ। हर एक, चाहे वो पोजीशन होल्डर हो, चाहे वो एक मीडियोकर हो, चाहे वो एक एवरेज स्टूडेंट हो, सब बच्चे परेशान होते हैं इम्तिहानात को लेकर। वो कह रहे हैं कि इम्तिहानात में सब लोग, एवरीवन, सब लोग टेस्ट और इम्तिहानात में घबराए हुए होते हैं। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, दैट दे डू बैडली, कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस, बुरी कारकर्दगी दिखा देते हैं। इवन दो, अगरचे दे हैव वर्कड रियली हार्ड, अगरचे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी होती है, लेकिन घबराहट का शिकार होने की वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब मिसाल मैं आपको देती हूँ, आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं और समटाइम्स क्वेश्चन पेपर देखने के बाद वो बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, या घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये सवाल क्या है, हमें आता नहीं। अब उस सवाल को लेकर जब वो अपना बाकी क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो उनको वो भी भूल जाता है या वो भी सही तरीके से वो नहीं कर पाते हैं जो वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर उनके कहने का मकसद ये है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, अगरचे वो बहुत अच्छी मेहनत करके आए हुए होते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस प्रिवेल्स, दबाव उन पर हावी आ जाता है, ओवर देम उन पर हावी आ जाता है, एंड दे कांट डू देयर बेस्ट। कांट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, और जब तनाव उन पर हावी आ जाता है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, अपने अच्छे कारकर्दगी को सामने नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज़ द वर्ड प्रिवेल मीन। प्रिवेल का क्या मतलब है? प्रिवेल का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर हावी आ जाना। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम, इम्तहानात और टेस्टों की तैयारी। प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी। अब यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें, अपने पढ़ने के लिए बना लें, आप एक पूरा टाइम टेबल इसी तरीके से जिस तरह वो कह रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि 101% श्योर हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। ये जो बुक के अंदर अल्फाज होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ किताब का हिस्सा बन जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। और ये जो बात होती है ना कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये इम्पॉर्टेंट है, कोई चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर लेसन, या आपकी बुक का जो आगाज़ है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बुक टिल द एंड, टिल द लास्ट वर्ड ऑफ योर लेसन, एंड लेसन के आपके आखिरी लफ्ज़ तक हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट लेकर उसको निगलेक्ट मत कीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मंसूबाबंदी करनी है, एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, और निज़ाम औकात बनाने हैं पढ़ने के लिए। लेयर, क्या वर्ड है ये? लेयर। लेयर का मतलब होता है फ़ारिग औकात, यानी जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आपके ऊपर से सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, वो वक्त। लेयर एंड फिज़िकल एक्टिविटी टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है? अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं मैं आपको कह रही कि आप टाइम टेबल बना रहे हैं सुबह 9 बजे से लेके और रात 9 बजे तक का, कि सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और पढ़ना है। नो, दिस इज़ रॉन्ग। डोंट मेक योर सेल्फ अ बुकवर्म। बुकवर्म किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम टेबल बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, आपने हर चीज़ को शामिल करना है। अपना स्टडी टाइम शामिल करना है, अपना लेयर एंजॉय करने के लिए, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर बैठे रह जाएंगे और काउच पोटैटो बन जाएंगे, काउच पोटैटो मींस कि एक जगह पर बैठे रहने वाला, हाथ में चिप्स का बाउल हो और वो टीवी देख रहा हो या अपने आप को एंटरटेन करना, ऐसा भी नहीं करना आपने अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है। अब आप ये कहें कि जी हमारी मम्मा हमें बाहर नहीं जाने देती, हम कैसे करें? दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। आपको किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं और कुछ हालात इस तरह के हैं कि आप बाहर जाकर नहीं खेल सकते, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप घर में भी अपने आप को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और वो किस तरह कर सकते हैं कि अगर गर्ल्स हैं तो वो अपनी मदर की घर के कामों में, डोमेस्टिक टास्क में हेल्प कर सकती हैं। अगर फादर हैं तो उनके गाड़ियाँ वगैरह अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करना, उनके घर में उनके ऑफिस वर्क को मेंटेन करना, और फिर वैसे भी आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो घर में भी कर सकते हैं, और कुछ इंडोर गेम्स भी हैं जो आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी में हेल्प आउट करती हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपने मंसूबाबंदी करनी है पढ़ने की, फ़ारिग वक्त की और जिस्मानी सरगर्मियों की, बिल्कुल तवाज़ुन रखते हुए। गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली। कौन सा पॉइंट है? होमवर्क का पॉइंट है। क्या कह रहे हैं वो कि एक आदत बना लें। किस चीज़ की? कि अपने होमवर्क को, अपने घर के काम को जो स्कूल से आपको घर में करने के लिए मिलता है, उसको आपने ख़ास वक्त में कर लेना है, प्रॉपरली, बिल्कुल सही तरीके से। आस्क द टीचर, अपनी टीचर से पूछिए, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप अपनी टीचर से पूछिए।
आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क। अपनी उस्ताद से पूछिए कि आप अपने अंदर बेहतरी कैसे ला सकते हैं। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम। आपके घर में पढ़ाई की जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं, टीवी लगा हुआ है, मेहमान बैठे हुए हैं और जनाब बातें हो रही हैं, शाम की चाय चल रही है, गेट टुगेदर हो रहा है और बीच में बैग लेके बैठ गए हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। या आपके जो एरिया बनाया हुआ है आपकी मम्मा ने, उसके ऊपर धुले हुए कपड़े भी पड़े हुए हैं, उसके ऊपर सब्जियां भी रखी हुई हैं और आपकी किताबें भी वहीं पड़ी हैं और आप बैठ के पढ़ रहे हैं। नो। अब इसकी रीज़न सुन लीजिए कि वो क्यों कह रहे हैं। घर में अपने पढ़ने की जगह को साफ़ सुथरा रखिए। वेयर यू हैव नॉट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू। वेयर यू हैव नॉट गॉट, जहाँ पर आपको किसी भी किस्म का कोई ढेर नज़र नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का कोई स्टफ़, किसी भी तरह का कोई इर्रेलेवेंट चीज़ें, जैसे मैंने अभी बताया कपड़े हो गए, आपकी सब्जियां हो गई, मदर की कोई मेडिसिन्स पड़ी हैं, वो कोई चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। टू डिस्ट्रैक्ट यू, डिस्ट्रैक्ट का मतलब है आपकी तवज्जो को हटा दे, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब उसमें क्या भी हो सकता है कि आपके बड़े बहन भाइयों की किताबें, अब उनके टाइटल पढ़ने में आपका ध्यान चला गया, उसके बाद आपके कोई मैगज़ीन्स हैं जिसमें अट्रैक्टिव पिक्चर्स हैं, वो भी वहीं पढ़े हैं, अब आप पढ़ने की बजाय उनमें लग गए हैं। यानी आपकी पढ़ाई से हट के वहाँ आपकी टेबल पर, स्टडी टेबल पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जो आपकी तवज्जो को हटा दे। स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल। किसी के साथ मिलकर पढ़ना मददगार साबित हो सकता है। अब जिसको कंबाइंड स्टडी कहते हैं वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, लेकिन ओनली इफ़ यू स्टिक टू द टास्क, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप अपने काम से काम रखें। ये नहीं कि आपका जो क्लासमेट आपके साथ पढ़ने के लिए आया है या आपका जो फ्रेंड आपके साथ पढ़ने के लिए आया है, आप किताबें छोड़कर और उनसे अपने इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। दिस इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने वक्त ज़ाया नहीं करना। ट्राई टू स्टिक योर वर्क, यानी जो पढ़ रहे हैं। अब ये बहुत अच्छी भी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे किसी को, आपके फ्रेंड को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ गया जो टीचर ने करवाया, आपको समझ में नहीं आया। अब आपने टीचर से भी पूछ लिया लेकिन फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन बाकी रह गई है, तो आप अपने फ्रेंड से अच्छे तरीके से 2 से 3 मरतबा समझ सकते हैं। जैसे कोई ड्राइंग का स्केच है, आपकी उसमें सफाई नहीं आ रही है या आपकी उसमें बहुत खूबसूरती नहीं आ रही है, आपको उसका स्केच के कर्व्स समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड से एफिलिएशन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त फ़ायदेमंद है जब आपने उनको सिर्फ ये कहना है कि मुझे ये चीज़ सिखा दो, ना कि बातों में टाइम ज़ाया करना है। वर्किंग अलोन इज़ बेस्ट। अकेले काम करना सबसे बेहतरीन है। You will have to do the test or exams on your own. आपको अपने टेस्ट और एग्ज़ाम्स खुद ही तैयार करने चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 65। Whether you are a morning lark or a night owl, make your study time when you are most alert and energetic. ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लाइन लगती है मुझे इस लेसन में पर्सनली। अब इसमें 2 चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। एक वर्ड आ रहा है मॉर्निंग लार्क। इट्स अ फ्रेज़, मॉर्निंग लार्क। अगर आपको कभी कोई ये नज़र आए तो इसका मतलब क्या है मॉर्निंग लार्क का? मॉर्निंग लार्क का मतलब है एक ऐसा शख्स या ऐसा कोई भी इंसान जो सुबह सवेरे उठता हो। अर्ली राइज़र को कहते हैं मॉर्निंग लार्क। अर्ली राइज़र उठने वाला, बेदार होने वाला। यानी जो शख्स, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, अगर वो सुबह सवेरे उठता है तो उसको मॉर्निंग लार्क कहते हैं, ठीक है। और जो नाइट आउल है, नाइट आउल का क्या मतलब है? नाइट आउल का मतलब है रात भर जागने वाला, नाइट आउल। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो बड़ी क्लासेस में होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो रात भर
टू बर्न मिडनाइट ऑयल, टू बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब है पूरी रात जागना, ठीक है, पूरी रात जागने वाला। अब यहाँ दो कैटेगरीज बताई गई हैं, ये दो कैटेगरीज कौन सी हैं? नंबर 1, एक है मॉर्निंग लार्क, दूसरी है नाइट आउल। अब वो कह रहा है कि वेदर, चाहे आप सुबह सवेरे बेदार होने वाले यानी सुबखेज़ी वाले हैं या आप रात भर जागने वाले हैं, मेक योर स्टडी टाइम, अपने पढ़ने का वक्त बनाइए। व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट, जब आप पूरी तरह जागे हुए हों, होशियार हों, एंड एनर्जेटिक, और अपने अंदर एनर्जी फील कर रहे हों। यानी ये नहीं है कि आप सारा दिन तो आपने वेस्ट कर दिया और आप 7 बजे लेके बैठे हैं अपनी किताबें और आप साथ साथ ऊँघ भी रहे हैं, साथ साथ आपको नींद भी आ रही है, साथ साथ आप थकावट का शिकार भी हैं और आप कह रहे नहीं जी मैं तो पूरी रात पढ़ूँगा। पूरी रात पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा इस सूरत हाल में, क्योंकि जब आपका माइंड ही अलर्ट नहीं होगा, एनर्जेटिक नहीं होगा, चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हों, चाहे आप असाइनमेंट बना रहे हों, चाहे आप होमवर्क कर रहे हों, लर्निंग कर रहे हों, इट वुड बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक एंड अलर्ट तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, देखें वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि अगर आप थके हुए और नींद में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मिसाल देती हूँ, अब सुबह सवेरे 7:30 बजे बच्चे स्कूल आ गए, पेरेंट्स ने, ख़ास तौर पे मदर ने उठाया और बच्चों को तैयार किया और भेज दिया। 7:30 बजे से लेके और तकरीबन 2 बजे तक आप घर पहुँचे। घर पहुंचने के बाद आपने खाना खाया और खाना खाते ही आपके कारी साहब आ गए, आपने उनसे कुरान पाक पढ़ा और फिर उसके बाद आप चले गए। क्यों? कि जी मम्मा ने कहा फ़ौरन 3 बजे ट्यूशन का टाइम है। अब ये जो ट्यूशन है, इस ट्यूशन में आप 3 बजे से शाम 7 बजे तक पढ़ते रहे, ठीक है, चलें 7 नहीं तो चलें 6 बजे तक पढ़ते रहे। अब हुआ क्या कि जब आप वहाँ से वापस आए तो वहाँ से आपने सिर्फ वही चीज़ें याद की जो आपके टेस्ट थे, अब रह गया आपका होमवर्क। अब 7 बजे आके आप बहुत ज़्यादा सारा दिन के क्योंकि थके हुए थे, आपका दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको टीचर का ज़ाहिर है एक डर था कि कल मुझे होमवर्क चेक करवाना है, तो आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने होमवर्क में लगे रहे। अब वो होमवर्क जो आपने किया वो आपके सर पे से गुज़र गया, ठीक है, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप सारा दिन के थके हुए थे, आपने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। सुबह 7:30 बजे से लेके पुल ऑन किया आपने रात को 9-10 बजे तक। वो भी ये कुछ बच्चे वरना तो कहते हैं कि जी अच्छा हम अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, और अक्सर तो रात 10-11 बजे बैठते होंगे लेके। तो ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, आपको इस चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, cramming stuff into your brain just before a test or exam doesn't work। आप लोग अक्सर जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैं आपके 15 to 20 मिनट्स पहले बैग्स क्यों रखवा देती हूँ, क्यों आपके रेलिवेंट मटेरियल्स को वापस रखवा देती हूँ और आपको प्रॉपर पोजीशन दे देती हूँ, सिर्फ माय डियर स्टूडेंट्स ये वजह है। क्रेमिंग का मतलब होता है रट्टा, यानी जल्दी जल्दी पढ़ना, यानी दिमाग में ना बैठे, सिर्फ वो आपके मुंह से आप बोल बोल के उसको ऐसा समझें सफ़े पलट पलट के कि हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे होते। वो आपका एक स्ट्रेस होता है जो आपको लीड कर रहा होता है कि कॉपी उठाओ और देखो कहीं ये सवाल ना आ जाए, कहीं वो सवाल ना आ जाए, हाय मुझे तो ये वाला नहीं आता, मैंने तो शायद ये देखा ही नहीं है, अब क्या होगा। अब वो आपका एक स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा होता है जो आपके लिए नुकसानदेह होता है। अब क्रेमिंग स्टफ़ यानी जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, जल्दी जल्दी याद किए जाने वाली चीज़ें, रट्टा जिसको कहते हैं, वो आपके लिए मुफीद साबित नहीं होता आपके टेस्ट और इम्तिहानात से पहले। You are more likely to forget what you have already learned and go into a panic। इससे क्या होता है कि आप वो भी भूल जाते हैं जो आपको याद होता है पहले से, और आप एक अजीब सी ज़हनी तकलीफ़ के कैफ़ियत में आ जाते हैं, ज़हनी तकलीफ़ की कैफ़ियत में। पैनिक यानी आपको याद आ रहा होता है लेकिन पहली लाइन क्या थी, ओहो क्या था पहला लफ्ज़, अगर मुझे पहला लफ्ज़ याद आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ये होना शुरू हो जाता है।
आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप। तो वो कह रहा है कि जो रट्टाबाजी है वो आपके लिए टेस्ट और इम्तिहानों से पहले बिल्कुल मुफीद नहीं है। इससे ये तो हो सकता है कि आप पहले से याद किया हुआ भी भूल जाएं और ज़हनी तकलीफ़ की कैफियत में आ जाएं। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू इंजॉय आफ्टर। अब वो कह रहे हैं कि हमेशा आपको मुश्किल सब्जेक्ट को पहले लेना चाहिए। पढ़ने के लिए बैठे हैं आपने देखा कि जी आज एसएसटी के 3 सवालों का टेस्ट है कल, तो सबसे पहले मैं नहीं एसएसटी तो नहीं अभी मैं कर रहा, अच्छा मैं बाद में कर लूँगा। ये जो बाद में करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको बज़ाहिर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप क्या कहते हैं जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो ये है, मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप कहेंगे जी फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा इंग्लिश है, सबसे पहले मैं इंग्लिश का काम कर लेता हूँ। ठीक है, आप ज़रूर करें, लेकिन जो आपको मुश्किल चीज़ लगती है ना, आप चैलेंज दें अपने आप को। मैं आपको अक्सर क्लास में भी गाइड करती हूँ कि बेटा कभी भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, ये आपका सिर्फ एक माइंड सेट है जो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल या चैलेंजिंग बनाता है। आपने अपने आप को चैलेंज देना है, ठीक है। अपने आप को आपने ये कहना है कि ये सवाल जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ या देती हूँ कि मैं इसको 15 मिनट्स में याद करके दिखाऊंगी। तो जब आप अपने चैलेंजेस लेंगे, अपने आप को आप एक चैलेंज देंगे और कहेंगे कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी, ठीक है। मुस्बत चीज़ें आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी जो आपको एनर्जी देंगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। अब वो ये कह रहा है कि सबसे पहले मुश्किल चीज़ पर काम करें और वो सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आता हो उसको बाद के लिए रख दें। प्रैक्टिस आउट लाउड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन, अगर आपने ज़बानी प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे आपका हम कह देते हैं कि जी आपका कल बोर्ड टेस्ट है, तो बोर्ड टेस्ट में आपको, जैसे मैं अक्सर आपसे प्रेजेंटेशंस लेती हूँ कि मैं आपसे कहूँगी कि आपने आके एक्सप्लेन करना है, ख़ास तौर पे जब टेंसेस करवा रही होती हूँ। तो क्यों कहती हूँ, ताकि आप जब दूसरों को सिखाएंगे तो आपके अंदर ख़ास चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो आप सीखने के अमल में नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिखाने के अमल में आप वो चीज़ें अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आपका ज़बानी इम्तिहान है, प्रेजेंटेशन है आपकी, तो आपने बार बार ऊंची आवाज़ में उसकी प्रैक्टिस करनी है। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली, अपनी फैमिली के सामने प्रेजेंट, जैसे आपने स्पीच करनी है तो मैं कहती हूँ ना आपको कि आपने बिल्कुल नहीं शर्माना, आपने शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी हेजिटेशन दूर हो। नहीं तो अपनी मम्मा को, अपनी बहन को, अपने छोटे बहन भाइयों को बिठा लें, उनके सामने परफॉर्मेंस दें, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता चला जाएगा। तो आपने अपनी फैमिली के सामने कोशिश करनी है एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के सामने, सो दैट, ताकि यू में बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, ताकि आपके अंदर एतमाद पैदा हो सके। टेकिंग द टेस्ट, टेस्ट कैसे दिए जाएं। अब सबसे पहले आपने इम्तिहान की तैयारी भी कर ली, टेस्ट की तैयारी कर ली, अब जनाब आप कमरा इम्तिहान में बैठ गए हैं। टेकिंग द टेस्ट, टेस्ट देना। सबसे पहले आपको आंसर शीट्स मिल गई, आपने उसको प्रॉपर प्रिपेयर कर लिया। अब आपको मिला क्वेश्चन पेपर। रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, तमाम हिदायत को पढ़ लें, एंड क्वेश्चंस केयरफुली, और तमाम सवालात को एहतियात से पढ़ लें। रीड बोथ साइड्स ऑफ ईच पेज, सफ़े के दोनों अतराफ़ को अच्छी तरह पढ़ लें। वर्क आउट विच क्वेश्चंस यू विल आंसर इफ़ यू हैव अ चॉइस। सबसे पहले ये देखें कि आपको सवालात में क्या कोई चॉइस मिली हुई है, पहली बात। दूसरी बात, मेक अ क्विक प्लान इफ़ यू हैव टू राइट एन एसे और स्टोरी। सबसे पहले आपने हिदायत पढ़नी है और सवालात को, पूरे सवालात को, चाहे वो आपकी चॉइस में आने हैं जो भी है, आपने पूरा पेपर अच्छी तरह पढ़ना है दोनों साइड से। उसके बाद आपने देखना है कि आपको कितनी चॉइस मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने प्लान करना है, मंसूबा बनाना है कि आपने ऐसे लिखना है या स्टोरी लिखनी है। जस्ट राइट डाउन कीवर्ड्स सो दैट यू स्टे ऑन ट्रैक। आपने कीवर्ड्स को, ये वैसे अब तो खैर रूल नहीं रहा,
ये जब बुक लिखी गई थी तो उस ज़माने में ये रूल था कि अगर आपने स्टोरी या लेटर लिखना है तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हैं। लेकिन अब ये रूल नहीं है, आप ना क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिख सकते हैं, ना आंसर शीट पर इररेलेवेंट कोई चीज़ लिख सकते हैं। यानी कहने का इनका मतलब था कि आपके पॉइंट्स जहन में रह जाएं और आप छोटे छोटे वर्ड्स लिख के उनको रख लें ताकि आपके दिमाग से कोई लाइन मिस ना हो। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस, तमाम लाजमी सवालात के जवाब दें। द वंस यू हैव टू आंसर, जो आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, चेक योर वर्क, अपने काम को ध्यान से चेक करें। व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आप उसे मुकम्मल कर लें। स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शंस टू मेक श्योर यू डिड व्हाट यू वर आस्क्ड टू डू, सबसे पहले हिदायत से शुरू करें और देखें कि क्या आपने वो सब कुछ कर लिया है जो आपसे करने के लिए या पूछा गया है, वो आपने सब कुछ कर लिया है। डिड यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, क्या आपने हर सवाल का जवाब दे दिया है। सम क्वेश्चंस, या कुछ सवालों का जवाब दिया है। और अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, हर एक पार्ट में से, जैसे पार्ट ए है और बी है, 2 सवाल ए में से करने हैं, 2 बी में से करने हैं, 3 सी में से करने हैं, तो क्या आपने तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं हर सेक्शन में से। चेक दैट यू हैव डन दिस, चेक कर लीजिए कि क्या आपने ये सब कुछ मुकम्मल कर लिया है। आपसे कहा जाता है ना पेपर करने के बाद कि बेटा इसको पढ़िए, इसको तकरीबन आपने 3 to 5 टाइम्स पढ़ना है, और आप एक दफ़ा भी नहीं पढ़ते। और फिर जब आपको पेपर चेक होके वापस मिलते हैं तो आप कहते हैं ओहो मैंने टी का तो डंडा ही नहीं डाला, काश मैं देख लेता और मेरा नंबर ना काटा जाता, और काश मैं इस वर्ड में ये भी ऐड कर देता तो मेरा नंबर। तो ये सब चीज़ें जब आप दोबारा से अपने पेपर को पढ़ेंगे तो ही नज़र आएंगे। लास्ट पैराग्राफ, चेक योर स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन, चेक योर स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन। स्पेलिंग्स यानी अभी जो मैंने आपको बात बताई कि आपने टी लिखा और उसके ऊपर डंडा नहीं डाला, आई लिखा उसके ऊपर डॉट नहीं डाला, या आपने डबल टी डालना था सिंगल टी डाल दिया है, तो ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है। और पंक्चुएशन, ख़ास तौर पर पंक्चुएशन जिसके लिए मैं आपके पीछे पड़ी रहती हूँ कि सेंटेंसेस आपने बनाने हैं तो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और एंड पे फुल स्टॉप डालना है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं डालेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आज वो बात आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों बार बार इसको फोर्स करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम्स में, जिससे आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। हैव यू मिस्ड एनी वर्ड, क्या आपने कोई लफ्ज़ तो नहीं छोड़ दिया। एंड डज़ इट मेक सेंस, जिससे आपके जुमले का मतलब ख़राब हो रहा हो। अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ जज्बाती हो जाते हैं, आपको लगता है कि पूरा पेपर आ रहा है मुझे और मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ। जल्दी करने के आज तक किसी को कोई नंबर नहीं दिएगा, राइट। तो आराम सुकून से काम कीजिए, तवज्जो से काम कीजिए, ताकि आपको ये मुश्किल ना हो कि हमने बाद में अफसोस ना हो कि हमने इसको चेक नहीं किया, या आपके जुमले का जो सेंस था, जो आपके जुमले का मतलब था, वो ही बदल गया हो। इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आपने जल्दी ख़त्म कर लिया है टेस्ट, गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स, अपने आप को सुकून देने के लिए कुछ मिनट लें। देन स्टार्ट चेकिंग योर वर्क, और फिर आप अपने पेपर को, अपने टेस्ट को चेक करें। यानी पेपर आपने कर लिया, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि चलें थोड़ा टाइम है, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप सो जाएं, नहीं, 5 मिनट्स अपनी आइज़ को रिलैक्स करें, आइज़ क्लोज़ करके हेड डाउन करके बैठ जाएं। ये नहीं कि आप साथ वाले से बातें करें, हाँ भाई बताओ तुमने कितने सवाल कर लिए, वो वाला कर लिया तुमने, अच्छा उसका क्या जवाब। ऐसा नहीं करना आपने हेड डाउन करना है। हेड डाउन करने के बाद आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, अपना पूरा पेपर पढ़ना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। अब हम आएंगे इसके बुक वर्क की तरफ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई लाइक टेस्ट, दे आर ओके, कीप ट्राइंग एंड यू विल पास, I sit down and start learning as soon as I know there is a test। अब असलम है और बाकी सारे इसके फ्रेंड्स हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं ये आपने देख लिया।
उसके बाद आपने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉर्निंग लार्क, नाइट आउल, ये आपके जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें एज अ क्वेश्चन मैंने बना दिया था और आपको भेज चुकी हूँ मैं। उसके बाद बी है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द थेसरस, और यहाँ पर आपने इसके जो हैं सिनोनिम्स वो करने हैं। ये आपको मैं एक्टिविटी दे रही हूँ, आपने जाके गूगल करके नेट पे इसके सिनोनिम्स तलाश करने हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। आपने फॉर्मल का सिनोनिम तलाश करके उसके सामने लिखना है नर्वस, स्ट्रेस, लेयर, डिस्ट्रैक्ट और रैम्बल। उसके बाद आपका ये टेक्स्ट पैटर्न है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन टाइप चीज़ें दी गई हैं, आपने उसमें से कोई एक वर्ड को चूज़ करना है। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 इज़ एग्ज़ाम्स, स्ट्रेस या टेस्ट्स। पहला पैराग्राफ जो अभी आपने रीड किया वो किस पे बेस करता है? जी, वो टेस्ट्स पे बेस करता है, सी पार्ट। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 2 इज़, दूसरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था? जी, एग्ज़ाम्स। सॉरी। नंबर 3, पैराग्राफ 3 शोज़ सपोर्टिंग डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ। जी, पैराग्राफ नंबर 3 में कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो सपोर्ट करती हैं आपको मिसालों के ज़रिए, यानी ये एग्जांपल्स थी। अब यहाँ पर समराइज़ द लेसन बाय कंप्लीटिंग दिस फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी आपने नहीं करनी, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स आपने अपने नोट्स में से देख लेने हैं जो मैंने आपको भेज दिए थे। उसके बाद आर यू अ गुड प्लानर, मार्क टिक और क्रॉस इन द बॉक्स। ये सच्चाई पर मबनी आपका एक वो है टिक क्रॉस का आपका एक सर्वे है जिसको आपने झूठ नहीं बोलना और सच सच से इसको फिल करना है। उसके बाद आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प टू एक्सप्रेस the mode of manners in which the action is done. The modal verbs can, could, may, might, must, ought to, should modify the meaning of an expression. यानी किसी भी आपके बात के जज्बातियत को बयान करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। मॉडल वर्ब्स came before the subject in the questions. सवाल में मॉडल वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाता है। जैसे यहाँ पर है मे आई कम टू योर हाउस फॉर टी, क्या मैं आपके घर चाय के लिए आ सकता हूँ। मे आई कम इन, मे आई थ्रो द पेंसिल शेव्स, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। इस तरह ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए कि मे, विल, वुड, शुड, ऑट टू, ये सब चीज़ें आपको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी ख़ाली जगहों को लिखा नहीं है क्योंकि टाइम की कमी होती है और यहाँ पर इतना वक्त और जगह नहीं होती, तो मैंने यहाँ पर आपके एक्यूरेट करेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं। पेज नंबर 70, यूज़ वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल ईच गैप। दे, कैन और कुड। यहाँ कुड को हटा के आप माइट लिख लीजिए। दे माइट बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। यहाँ माइट आएगा पहले में, कुड को इरेज कर दीजिए। नंबर 1 में माइट आएगा। नंबर 2, यू मे या कुड। यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश। आप यहाँ से जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। मे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं कि मे का मतलब है यानी आप इजाज़त लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो आप मे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपकी श्योरिटी नहीं होती कि आप वो काम कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर नहीं है, आप परमिशन के बगैर वो काम नहीं कर सकेंगे। अब कैन का क्या मतलब है? कैन का मतलब है कि आपके अंदर पावर भी है, आप समझते हैं, एलिजिबल हैं, आप उसके अंदर दस्तरस रखते हैं, आप श्योर हैं कि वो काम आप कर सकते हैं। तो कैन और कुड आप उसी सूरत में लगा सकते हैं, और मे और माइट आप दूसरी सूरत में लगा सकते हैं जहां आप परमिशन ले रहे हैं। नंबर 3, कुड या मे। डैश यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज़। कुड यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज़। नंबर 4, मे या कैन। डैश यू स्विम। कैन यू स्विम। उसके बाद नंबर 5, लिसन प्लीज़। यू मे नॉट या माइट नॉट।
डैश स्पीक ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम्स, यू मे नॉट, तुम नहीं बोल सकते, ठीक है, तुम्हें इजाज़त नहीं है बोलने की इम्तिहान के दौरान। अब नीचे यहाँ पर आपको एक और सवाल नज़र आ रहा है, नाउ यूज़ सूटेबल मॉडल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और कौन कौन से हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शुड और टू। अब यहाँ पर सबसे पहले में आपने क्या लगाना है, दे विल डस्ट द फर्नीचर दिस वीकेंड, वो इस हफ्ते अपने फर्नीचर की सफाई करेंगे। नंबर 2, दे डैश वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड, वो हर हफ्ते के आखिर में अपने प्लांट्स को पानी देना चाहिए। दे शुड वाटर द प्लांट्स, उन्हें हर हफ्ते के आखिर में अपने पौधों को पानी देना चाहिए। तो ये चीज़ आपने देखनी है। और इसके बाद आपने क्या देखना है, दे डैश मेक देयर बेड्स, उन्हें अपना बिस्तर साफ रखना चाहिए। दे शुड मेक देयर बेड्स। नंबर 4, दे वुड क्लीन लॉन एट देयर वीकेंड, दे वुड clean their lawn at this weekend. Number 5, they ought to wash dishes at this weekend. हो सकता है वो बर्तन धोएं इस वीकेंड पे, ought to. Number 6, they will weed vegetable garden. वीड का मतलब जड़ी बूटियाँ निकालना, उसकी खुदाई करना, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करना सॉइल को। They will weed vegetable garden. Number 7, they can also sweep kitchen and bathroom floor. They can also sweep, झाड़ू दे सकते हैं, किचन एंड बाथरूम फ्लोर, किचन में और टॉयलेट के आपके जो फर्श हैं बाथरूम के उनके ऊपर। उसके बाद आपका सी पार्ट है पेज नंबर 71, चेंज द डॉक्टर्स कमांड टू अ पेशेंट इनटू सेंटेंसेस विद यू मस्ट और यू मस्ट नॉट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी आपने नीचे दिए हुए जुमलों में मस्ट यानी करना चाहिए और मस्ट नॉट और नहीं करना चाहिए, इनके साथ जुमलों को मुकम्मल करना है। पहला जुमला आपके लिए मुकम्मल किया गया है। देखिए मिसाल, स्टे इन बेड फॉर एट लीस्ट अ वीक, एक हफ्ते तक बेड पर रहो, कम से कम एक हफ्ते तक बेड पर रहो। दूसरा जुमला है यू मस्ट स्टे इन बेड फॉर एट लीस्ट अ वीक, तुम्हें कम से कम एक हफ्ते तक बेड पर रहना चाहिए। मस्ट, मस्ट जहाँ पर आता है उसका मतलब है लाजमी तौर पर, ठीक है। यू मस्ट फॉलो द रूल, यू मस्ट स्टे इन बेड, मस्ट मतलब लाजमी तौर पर। दूसरा जुमला क्या बनाएंगे, टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील, जुमला क्या हो जाएगा, यू मस्ट टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील। उसके बाद है क्विट स्मोकिंग, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। अब यहाँ पर एक और भी हो सकता है, यू मस्ट नॉट स्मोकिंग या यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, दोनों तरह ठीक है। तुम्हें लाजमी तौर पर स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए या तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, दोनों तरह ठीक है। गेट मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करो, यू मस्ट गेट मोर एक्सरसाइज, यू मस्ट गेट मोर एक्सरसाइज। नंबर 5, डोंट हैव एनी विजिटर अंटिल ट्यूसडे, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि मंगल तक मैं कोई भी अपना मरीज़ नहीं देखूंगा। यू मस्ट नॉट हैव एनी विजिटर अंटिल ट्यूसडे, ठीक है। या आई मस्ट कर सकते हैं, आई मस्ट नॉट, आई मस्ट कर दीजिए, आई मस्ट नॉट हैव एनी विजिटर अंटिल ट्यूसडे। कॉन्ट्रैक्शन एंड मॉडल वर्ब्स, अब कॉन्ट्रैक्शन भी आ गई है और मॉडल वर्ब्स भी है। अब कांट का क्या मतलब है, कैन नॉट, शुडंट, शुड नॉट, मसंट, मस्ट नॉट, कुडंट, कुड नॉट, वॉन्ट, विल नॉट, शैंट, शैल नॉट, ऑटंट, ऑट नॉट।
अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कोलन। कोलन क्या होते हैं? इट्स अ पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आप दो नुक्ते ऊपर नीचे देखते हैं, इसका मतलब होता है कि आप आगे कुछ चीज़ बताने वाले हैं जो इस सेंटेंस से मुतल्लिका है। इसकी डेफिनेशन देखिए, वी यूज़ कोलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, मोना हैज़ द फॉलोइंग टास्क फॉर कमिंग वीकेंड। मोना ने आने वाले हफ्ते में ये काम करना है, हफ्ते के आखिर में ये काम करना है। क्या क्या काम करने हैं, उसके लिए दो कोलन्स ऊपर नीचे लगा दिए गए हैं। वाटर प्लांट्स, वॉश डिशेस एंड क्लीन लॉन। कौन कौन से काम करने हैं? पौधों को पानी देना है, आपने बर्तन साफ़ करने हैं और लॉन साफ़ करना है। अब मोना ने ये सब काम करने हैं, लेकिन क्या क्या काम करने थे उससे पहले क्या लगा दिया गया? कोलन लगा दिया गया। अब यहाँ पर नीचे क्या सवाल है? री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कोलन। अब आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, सब पहले पढ़ें। वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स फॉर द चॉकलेट केक। एक कॉलम में आपको ये नज़र आ रहा है और उसके सामने नज़र आ रहा है फ्लोर, कोको, एग्स, शुगर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। केक बनाना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमें केक बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जब उन चीज़ों को बयान करना है तो उससे पहले हमने क्या लगा देना है? कोलन लगा देना है, यानी दो डॉट ऊपर नीचे, दो डॉट्स ऊपर नीचे, दो डॉट्स को आप इंग्लिश में कोलन्स कहते हैं, कोलन कहते हैं। कोलन का मतलब है आपने उस बात को आगे तफसील से बयान करना है। अब केक के आगे दो डॉट लग जाएंगे और सामने वाला जो फ्लोर, कोको, बटर, एग्स, शुगर एंड वनीला एक्सट्रैक्ट है वो सब कुछ यहाँ लिखा जाएगा इसके सामने। जैसे मैंने ये जुमला मुकम्मल कर दिया है, आपने अपनी नोटबुक में भी इसी तरह करके इसको लिखना है। यहाँ क्योंकि आगे जगह नहीं थी, वरना आप आगे भी लिख सकते हैं। दूसरा है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कुकिंग यू कैन डू 3 थिंग्स। अगर आप अपने खाना पकाने को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने होंगे। अब वो 3 काम कौन से हैं जो सामने लिखे हुए हैं? रीड कुक बुक्स, गो टू कुकिंग क्लासेस एंड कुक एज मच एज यू कैन। अब ये चीज़ें बयान करने से पहले थिंग्स के बाद आपने 2 डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद है योर डिशेस विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू 4 क्राइटेरिया। आपके खाने की चीज़ें, जो डिशेस आप बनाएंगे, वो 4 पैमानों पर नापी जाएंगी। टेस्ट, लेवल, कुकिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर पहले कॉलम में क्राइटेरिया के बाद आप 2 डॉट करीब करके लगाएंगे और फिर सामने वाला पूरा सेंटेंस लिखेंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई कैपिटल लेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का कोई और नुक्ता या कोई और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये लिखा हुआ है स्मॉल में, आपने स्मॉल में लिखते जाना है और आखिर में फुल स्टॉप लगा देना है। देयर आर सो मैनी थिंग्स आई नीड टू परचेज़ फॉर द पार्टी। मुझे पार्टी के लिए बहुत सी चीज़ें ख़रीदनी हैं। अब कौन सी चीज़ें ख़रीदनी हैं, उसके लिए पार्टी के बाद 2 डॉट्स ऊपर नीचे आ जाएंगे, यानी कोलन लगा देंगे। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो सामने लिखी हुई हैं? बलून्स, फूड, ड्रिंक्स, गिफ्ट्स एंड प्लेट्स, फुल स्टॉप। उसके बाद नंबर 5, द कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग गेम्स। कंटेस्टेंट यानी जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं गेम में, उन्होंने कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग गेम्स, मुंदरजा झेल खेलों में जो हैं वो लोग हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन सी खेलों में? 2 डॉट्स लग जाएंगे गेम्स के बाद, और गेम्स कौन सी हैं वो सामने लिखी हुई हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड फुटबॉल, फुल स्टॉप। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके कोलन।
और अब आ जाएं पेज नंबर 72 पे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है अपने जुमलों को जो आपको दिए गए हैं। अब यहाँ मैं आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए कुछ चीज़ें आपको बताती जाऊँगी कि आपने टेंस वाइज जो है उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करते जाना है। ये क्यों? कि ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ पर आपने वही चीज़ है जो पहले इस्तेमाल की है, यू मे सिट हेयर। अब आपने नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, यू मे नॉट सिट हेयर। अब ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आपने इसी को इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो वो कैसे बदलेंगे वो भी देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये जो मे है ये पहले आ जाएगा, मे यू नॉट सिट हेयर, और आगे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, सवालिया। क्योंकि सवालिया की निशानी है कि आपके एंड में क्वेश्चन मार्क, और इंट्रोगेटिव की नेगेटिव की निशानी है कि आपके आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा। यू कैन हेल्प हिम, यू कैन नॉट हेल्प हिम नेगेटिव, और कैन, यहाँ पर शी है, शी कैन हेल्प हिम, शी कैन नॉट हेल्प हिम, कैन शी हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क। यू मस्ट से हेलो नाउ, you must not say hello now, must you say hello now, question mark. Number 4, they should check everything, they should not check everything, full stop. Should they check everything, question mark. Number 5, you might find the book in the cupboard, full stop. नेगेटिव क्या हो जाएगा, You might not find the book in the cupboard. इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, Might you find the book in the cupboard, question mark. Number 6, I can borrow your book, full stop. नेगेटिव क्या बनेगा, I cannot borrow your book, full stop. और इंट्रोगेटिव, Can I borrow your book, question mark. My dear students, इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क लाजमी है, ठीक है, और आपके जो नेगेटिव हैं उनके लिए जस्ट फुल स्टॉप। अगर आप इंट्रोगेटिव नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। विदाउट इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, और अगर आप लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने बुक वर्क का पेज नंबर 72 पहला क्वेश्चन भी कर लिया। दूसरा है, मेक 3 रूल्स फॉर ईच ऑफ दीज प्लेसेस, यूज मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड और ऑट टू, विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पर आपको लाइब्रेरी, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, एग्जामिनेशन हॉल और कैंटीन, अब यहाँ पर आपने 2-2 जुमले बनाने हैं, ठीक है, और उसमें क्या लगाना है, यानी आपने कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लाइब्रेरी के लिए आप ही कर सकते हैं, आई कैन सिट क्वाइटली इन लाइब्रेरी, इसको आप नेगेटिव में ले जाएं, फिर इसको आप इंट्रोगेटिव में ले जाएं। इसी तरह क्लासरूम, आई कैन enjoy in my classroom, या I can study better in my classroom, और इसी को आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ले जाएं। उसके बाद प्लेग्राउंड है, I may not play in the playground, I may not play या may not play आप पहले ले जाएं तो क्वेश्चन मार्क के साथ आप बना सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, और कुड और मस्ट के साथ आप बना सकते हैं शुड, वी शुड नॉट टॉक इन एग्जामिनेशन हॉल, शुड वी टॉक इन एग्जामिनेशन हॉल। इसी तरह कैंटीन का है, और आप मुख्तलिफ़ तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट कीप इट इन माइंड यू हैव टू यूज़ मॉडल वर्ब्स, और यहाँ पर आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करके बनाना है। और आगे आपकी जो बुक का काम है वो ख़त्म हो गया है, और मुझे उम्मीद है
कि आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। और इसके अलावा आपकी जो ग्लॉसरी है वो मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। आप अपनी ग्लॉसरी के पेज को ओपन कर लीजिए जहाँ आपके ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, और जो वर्ड मैं बोल रही हूँ उसके अलावा बाकी सब वर्ड्स को आप कट कर दीजिए। ग्लॉसरी में आपके वर्ड्स हैं नंबर 1 पे डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट, कंफ्यूज। नंबर 2 एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। नंबर 3 इम्प्रूव, टू मेक बेटर। नंबर 4 प्रीवेल, इसका मतलब है एग्जिस्ट, सिर्फ यही मतलब लिखना है, एग्जिस्ट, EXIST। नंबर 5 स्लीपी, रेडी टू फॉल asleep। नंबर 6 स्टफ, एनी मटीरियल और सब्सटेंस। अब ये आपका लेसन तो हो गया ख़त्म। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपने तमाम बुक वर्क, कॉपी वर्क और रिलेटेड इसका तमाम काम कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए एक बहुत ही अहम बात कि जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इंग्लिश A के और इस लेसन समेत, आपने तमाम लेसन्स के तकरीबन 10 to 12 डिक्टेशन वर्ड्स ख़ुद से निकालने हैं। बट कीप इट इन माइंड कि वो डिक्टेशन वर्ड्स आपके वर्ड सेंटेंसेस और वर्ड्स मीनिंग में ना हों, ठीक है, ना ही ग्लॉसरी में हों। ग्लॉसरी में भी ना हो, वर्ड्स मीनिंग में भी ना हो और वर्ड सेंटेंसेस में भी ना हो, जैसा कि हम क्लास में प्रैक्टिस कर रहे थे। आप ख़ुद निकालते हैं क्योंकि क्लास 5 तक मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स निकाल के देती हूँ। अब आप क्योंकि ग्रोन अप हो गए हैं और 6 और 7 में बच्चे ख़ुद ही डिक्टेशन वर्ड्स निकालते हैं, तो आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लेसन के असल मतलब को मद्देनज़र रखते हुए और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को पहले अंडरलाइन कीजिए और उनको चेक कीजिए, टैली कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्लॉसरी वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं या वर्ड्स मीनिंग वर्ड सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी ये वर्ड्स शामिल हो जाएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल डन विद लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग दिस लेसन एज़ यूजुअल। बाकी लेसन्स की तरह भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको गो थ्रू करना है। और अगरचे ये आपका लेक्चर लंबा हो जाता है, लेकिन आपने इसको चंक्स में डिवाइड करके पहले रीडिंग समझनी है, उसके बाद आपने इसका बुक वर्क करना है। और अब जब इंशाल्लाह स्कूल में आप वापस आएंगे तो आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप डिक्शनरी एक्सप्लोर कीजिए। डिक्शनरी का इस्तेमाल बिल्कुल मत रोकिएगा, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है, आपके वोकेबलरी की, आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी फ्लुएंसी के लिए ज़रूरी हैं इंग्लिश के लिए, वो सब कुछ आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। तो आपने इसको याद करना है बाकी लेसन्स की तरह, और टाइम ज़ाया नहीं करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। दुआ में याद रखते हुए अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।